Okay, hello everyone. Welcome to the Physics Vista classes by Chetan Sharma. Now, in last class we had discussed that image formation by the plane mirror. Image formation by the plane mirror, and today we are discussing in today's class we are discussing image formation by the concave and convex mirror. जनरली इसको रे डायग्राम्स से भी दिखाते हैं हम लोग कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। तो पहले इसमें मैं कुछ आपको लिखवाता हूँ, फिर आपको मैं पूरा समझाता हूँ कैसे इसमें मिरर में इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे दोनों में क्या क्या फ़र्क आता है और दोनों में इमेज फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले आप इसमें लिख लेंगे कि इसमें आप लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of images formed by spherical mirror using ray diagram, using ray diagram. So very important for the exam point of view. एग्जाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। सो जनरली इसमें कुछ एजम्पशन हम लोग लेते हैं। तो पहला एजम्पशन ये है कि जब कभी भी आप किसी भी मिरर को रखते हैं तो उस पर एक या दो रे नहीं गिरती है, पूरा का पूरा उसमें लाइट बीम गिरता है। एक लाइट बीम में काफ़ी रेज होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होती हैं। पर यदि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज को कंसीडर करके चलेंगे तो हमको जो स्टडी करना है उसको हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उसकी स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उन रेज को हम उस बीम को हम दो रेस मान लेते हैं कि भाई दो रेस हमारे पास आई, दो रेस को हम मान लेते हैं। दो रेस को हम जब हम उसको स्फेरिकल मिरर्स पे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जब उस पर हम गिराते हैं फिर हम उसकी स्टडी करते हैं कि वो कहाँ से जा रही हैं, वेदर वो फोकस से होकर जा रही हैं, पोल से होकर जा रही हैं या फिर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए जा रही हैं। तो पहले आप ये एजम्पशन मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा लाइट बीम हमने क्या एज्यूम कर लिया है, दो रेज में एज्यूम कर लिया। मतलब दो रेज में हम पूरे के पूरे लाइट बीम के बिहेवियर को एज्यूम करके चलते हैं। ओके, नाउ अब इसमें इसके रे डायग्राम्स को बनाने के लिए हम फॉलोइंग कुछ रे डायग्राम्स, चार तरीके के रे डायग्राम जनरली इसमें हम लोग लेके चलते हैं रेफरेंस के लिए। तो पहला रे डायग्राम आप बनाए इसमें, फर्स्ट वन। इसमें पहले आप कॉनकेव मिरर के लिए ड्रॉ करें। मान लीजिए कॉनकेव मिरर आपने ड्रॉ किया। ध्यान रखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है इन सभी कंडीशंस में कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप क्या मान के चल रहे हैं, एट इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो रेज भी कहां से आएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी। तो इसमें जितनी भी इन डायग्राम्स में जो भी रेज आएंगी वो इनफाइनाइट से आने वाली हैं। तो पहले आप इसको आप कॉनकेव मिरर आपने ड्रॉ किया। आपको जो मैंने थर्ड क्लास में बताया था इसके बारे में कि इसमें एक पोल होता है जो कि, तो उसको आप मार्क कर लीजिए जो इसके मिड पॉइंट पे होता है। सारी चीज़ आप यहाँ मार्क कर लें। तो ये वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये पोल होता है और यहाँ फोकस इसका होता है और यहाँ पे सी, जिसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब देखिए इस पे जब रेज इनफाइनाइट से आती हैं
तो क्या होता है, देखिए एक रे आई यहाँ पे टकराई और टकरा करके ये जाती है सीधे फोकस से होती हुई ऐसे, इस तरीके से। तो एक रे इसकी आई, टकरा करके कहां से निकल गई, फोकस से, फोकस से होती हुई निकल गई। इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जो इसकी सेकंड रे है वो भी इनफाइनाइट से आती है, जो कि क्या आ रही है, ये रे क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और वो भी सीधे टकरा करके फोकस से निकल जाती है, इस तरीके से। तो ये पहला रे डायग्राम क्या कहता है आपका, जब भी आपकी जो लाइट रे है, लाइट रे कैसी हो रही है आपकी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन क्या लिखेंगे आप, इट मीट्स एट फोकस। आप दे भी ले सकते हैं क्योंकि यहां पे दो रे ले रहे हैं आप, दे। तो आप क्या समझे इस केस से, इस केस में आप ये बता रहे हैं कि किसी कॉनकेव मिरर में यदि दो रे आपके इनफाइनाइट से आती हैं तो वो कहां पे मिलेंगी, जाकर के फोकस पे मिलेंगी। दो रे जब आपकी कॉनकेव मिरर में टकराती हैं तो दोनों रे टकरा कर कहां निकल जाती हैं, इनफाइनाइट से आकर के इनफाइनाइट पे चले जाती है। पर ये कहां मिलती हैं, ये मिलती हैं आपकी फोकस पे। यही चीज अगर कॉन्वेक्स मिरर में बात की जाए तो क्या होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ होती है, सॉरी नॉन रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग तरफ बाहर की तरफ। रिफ्लेक्टिंग अंदर की तरफ हमेशा कॉनकेव मिरर में होती है। तो ये आपने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कॉन्वेक्स मिरर में वही सारी चीज आप मार्क कर लीजिए। देखिए पोल कहाँ होगा, यहाँ पे P, और फोकस होगा आपका इधर, इसी के आगे आपका होगा C। ये आपका फोकस, ये आपका C, सेंटर ऑफ कवरेज C, ठीक। ओके, नाउ अब इसमें एक रे आई आपकी इनफाइनाइट से, इस पॉइंट से टकरा के वापस चली गई, और एक रे आई यहां से टकरा करके इधर निकल गई। और जब हम इसको पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्ट होकर कहां आएंगे, सीधे फोकस पे। फोकस पर मिलती हुई हमको प्रतीत होंगी या हमको अपीयर होंगी, अपीयर्स टू बी मीट एट द फोकस। सो आप इसमें क्या ले सकते हैं, लाइट रेस coming out from infinity parallel to principal axis is, हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस R appears to be meet at फोकस पर मिलती हुई आपको नजर आएंगी, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जितनी भी लाइट रेज इनफाइनाइट से नीचे आएंगी वो सभी फोकस पे आके मिलेंगी, और जो आपका
कॉन्वेक्स मिरर है उसमें क्या होगा, सारे की सारी रेज आपको ऐसा लगेगा कि ये जितनी की जितनी है अपीयर्स टू बी, मतलब अपीयर हो रही है किस पे, फोकस पे। पर दोनों ही केस में क्या होगा, जब भी इनफाइनाइट से कोई भी रे आएगी कॉनकेव मिरर में भी जो है फोकस पे आएगी और कॉन्वेक्स मिरर के भी फोकस पे अपीयर होगी। तो ये आपका पहला केस हो गया। अब आप लिखें सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में होगा द रेज कमिंग थ्रू द फोकस। लिख लीजिए पहले आप, द रेज कमिंग थ्रू द फोकस of a concave mirror or through a concave mirror or coming towards focus of a convex mirror become parallel to principal axis after reflection from the mirror। देखिए पहले क्या आपको बताया था, इनफाइनाइट से कोई रे आ रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिल रही थी, फोकस पे मिल रही थी। कैसे आ रही थी, इनफाइनाइट से आ रही थी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी, कहाँ मिल रही थी, फोकस पे। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, रे कमिंग थ्रू द फोकस, फोकस से रे आ रही हैं ऑफ अ कॉनकेव मिरर और कमिंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। या तो फोकस से आ रही हैं या फोकस की तरफ कॉन्वेक्स मिरर में आ रही हैं। देन बिकम, तो क्या हो जाएगा, फोकस से यदि कोई मिरर कोई निकलेगी तो रे निकलेगी तो वो क्या हो जाएंगी, वो पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस से। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब पहले क्या हो रहा था कि पहले वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी बिफोर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा था, फोकस से निकल रही थी। अब क्या होगा, अब वो फोकस से आएंगी और रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। जो पहले जो काम रिफ्लेक्शन के पहले हो रहा था अब वो काम रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगा, और पहले के केस में जो काम रिफ्लेक्शन के बाद हुआ अब वो काम रिफ्लेक्शन के पहले से। तो समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो आप एक मिरर बना लीजिए कॉनकेव, एक आपने कॉनकेव मिरर बना लिया। इसके बाद इसके नोटेशंस बना लीजिए P, F और C, ठीक है ना। तो एज पर द कंडीशन, कंडीशंस के हिसाब से आप क्या बोलेंगे, कंडीशन के हिसाब से यदि कोई रे फोकस से आ रही है, फोकस से यदि आती है तो वो जैसे मान लीजिए फोकस से आके यहाँ टकराई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, इस तरीके से, ठीक है ना। और यदि यही केस मैं नीचे से करूँ, देखिए
ये रे गई फोकस से, ये देखिए फोकस से जा रही है ये रे, और ये यहाँ पे टकराई तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टकरा के रिफ्लेक्ट होके कैसे हो जाएगी ये, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ों का। पहली रे यहाँ से स्टार्ट हुई, फोकस से गई, टकराई, कहाँ चली गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे कहाँ गई, फोकस से गई, ये सेकंड रे, फोकस से गई, मिरर से टकरा करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये केस किस में हो गया, कॉनकेव मिरर। तो फोकस से जाने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर में, सॉरी। अब कॉन्वेक्स मिरर में देख लेते हैं ये सेम केस। ये आपका मिरर M, ये आपका P, ये आपका फोकस, और ये आपका C। ठीक है, इसमें आपके रेस को मैं ब्लू से बनाता हूं। तो जैसे ही आपकी रेस पैरेलल आके टकरा के वापस चली गई, आपकी रेस मान लीजिए यहां से आती है ए पॉइंट, यहां से ए रे मतलब पहली रे है आपकी, यहां से आई ऐसे और टकरा के ये वापस पैरेलल चली गई, क्योंकि पैरेलल वाला केस पढ़ रहे हैं हम, पैरेलल, ठीक, आके वापस चली गई। ऐसे ही यहां से एक रे आई, ये ऐसे टकरा के ये वापस चली गई। तो ये यदि इस कंडीशन में ये इन्फाइनाइट से आकर रिफ्लेक्ट होकर के ये पैरेलल हो रही है, और ये रे आकर के ये सेकंड रे है, बी रे बोल सकते हैं इसको आप, टकरा के ये भी पैरेलल हो गई। तो जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे पीछे तो ये आपको फोकस पर अपीयर होता हुआ दिखेगा, ये आपको फोकस पर अपीयर होता हुआ दिखेगा। तो ये किस केस में, ये कौन से मिरर में हो गया ये केस, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो क्या कंडीशन है दोनों में ये कंडीशन है कि यदि इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद आती है, या फोकस से आती है, या अपीयर्स टू बी फोकस होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपका सेकंड केस था। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस, a ray coming through center of curvature of a concave mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror comma reflects back along the
same path on striking the mirror surface. देखिए, a ray coming through center of curvature of a convex mirror or towards the direction of center of curvature of a convex mirror reflects back along the same path on striking the mirror surface. कहने का मतलब ये है, चलिए मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ, बहुत इजीली आप इसको डायग्राम से समझ पाएंगे। देखिए, एक पॉइंट बहुत इजी है, थ्योरी में आपको ना समझ में आए पर डायग्राम में बहुत जल्दी समझ में जाएगा। एक कॉनकेव मिरर बना लीजिए, ठीक इस तरीके से। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सी। देखिए, इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आती है सीधे, इसको थोड़ा सा मिरर को आप बड़ा बना लें इसमें, यदि कोई आपकी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, यदि आपकी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि आती है, यहां से ऐसे, और यहां पे क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है, यहां पे गिरती है इस पॉइंट पे। देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है रे और यहां पर गिरी, यहां पे गिरी तो यहां से क्या होगा, ये यहां से रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगी, वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होके जाएगी, ये पॉइंट का कहना है। तो वापस भी ये इसी पाथ को फॉलो करती हुई सेंटर कर्वेचर से जाती हुई इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस उसी डायरेक्शन में आफ्टर रिफ्लेक्शन चली जाती है। ये इस पॉइंट का मतलब हुआ। तो ये मैंने आपको समझाया कॉनकेव मिरर के अंदर। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, एक अच्छा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये यहाँ कहीं फोकस ले लीजिए, ये आपका P हो गया, तो ये आपका C हो गया। ठीक है, ब्लू से बताता हूँ। चलिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये होगा कि कोई भी रे इसका मतलब ये है कि कोई भी रे यदि आपकी मान लीजिए आई इस पॉइंट पे डिप हुई, इस पे आई और इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के इसी पाथ पर सेम पाथ को फॉलो करता हुआ चली जाती है, तो वो रे एक्चुअल में कहां पे आई होगी, वो आई होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने के कारण वो क्या हुआ, उस सेंटर ऑफ, जब इस पॉइंट को आप प्रोजेक्ट करेंगे तो एक्चुअल में ये वो पॉइंट होगा जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रे आपकी इस पॉइंट पे गिरी और इसी पाथ से वापस चली गई, तो जब आप इस रे को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसलिए इसमें लिखा है रिफ्लेक्ट्स बैक। देखिए, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला केस कॉनकेव ऑफ अ कॉनकेव मिरर। और मतलब या इसके अलावा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन किसके, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन के टुवर्ड्स, उसी की तरफ, ऑफ अ कॉन्वेक्स रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ स्ट्राइकिंग। मतलब इस पे आई रे, इसने स्ट्राइक किया तो एक्चुअल में किसकी डायरेक्शन के टुवर्ड्स जाएगा, ये जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के। तो ये हमारा थर्ड केस हो गया, किसके लिए, कॉनकेव
कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये केस हो गया आपका। नाउ अब इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ केस की। नाउ इसके बाद बात कर लेते हैं फोर्थ केस की, और इसके बाद फोर्थ केस के बाद हम बात कर लेंगे सीधे मिरर फॉर्मूला की, और उस पर आपको एक क्वेश्चन करा देंगे। फोर्थ केस आप लिखें, फोर्थ वन, a ray incident obliquely to principal axis towards a pole P of the concave or convex mirror is reflected obliquely following laws of reflection, देखिए इसको भी मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, बहुत इजीली तरीके से आप डायग्राम से इसको समझ जाएंगे। और इसमें आपने लिखा है लास्ट में फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, और आप तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यदि आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को इतने अच्छे से जानते हैं तो सीधी सी बात है कि भाई ये केस भी आप भी समझ जाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें आप लोग, फिजिक्स सब्जेक्ट या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो, आप अपने आप में बहुत ईजी होता है यदि आप उसका कंसेप्ट समझ जाएं। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे वो आपको बोरिंग लगता रहेगा और आप हमेशा याद करते रहेंगे। आप कभी भी याद ना करें साइंस के किसी भी कंसेप्ट को, एक सारे के सारे साइंस के जो कंसेप्ट हैं वो यहाँ पर खोजे गए हैं पृथ्वी पर आकर के, अर्थ पर आकर के। कोई भी गॉड मेड या गॉड गिफ्ट नहीं है, सभी लोगों ने यहाँ पे आके खोजा है, इसलिए सबकी प्रॉपर थ्योरी है। आप सबके कंसेप्ट को प्रॉपर समझें और अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद भी रहने वाला है और समझने भी आने वाला है। तो हमारे वीडियोस में आप हमेशा देखेंगे कि आपको एक एक चीज़ को डिस्क्राइब वे में समझाया गया होगा, कोई भी याद करने वाला केस कुछ भी नहीं है। तो आप फिजिक्स से बिल्कुल डरें, फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही फर्जी होता है, बस आप सिर्फ उसको समझें, या साइंस का कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, सिर्फ आप उसको समझें। और फिजिक्स में तो अच्छी बात ये भी है, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि थ्योरी बहुत कम होती है, सारा का सारा जो काम होता है वो डेरिवेशन का होता है और एक्सप्रेशंस का होता है, तो बहुत ईजी होता है। आराम से पढ़ें, बिल्कुल ना करें, मैं बैठा हूँ आपकी मदद के लिए हमेशा। आप बस ये सोच के पढ़ें कि हमारे हेल्प के लिए कोई ना कोई बैठा हुआ है, बस आप तो सिर्फ पढ़ते जाएं। और जहाँ भी आपको डाउट लगे तुरंत आप बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको उसका जवाब मेरी तरफ से बिल्कुल मिलेगा। और यदि फिर भी नहीं आप जवाब संतुष्ट होते हैं तो आपको वीडियो बना के दे दी जाएगी। चलिए फोर्थ केस को अपन स्टार्ट करते हैं डायग्राम के माध्यम से। तो आप बना लीजिए एक कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए ये पॉइंट ये कहता है यदि कोई लाइट रे ऑब्लिकली मतलब सीधे पोल पर आए इस पॉइंट पर और आकर यहां से चली जाए ऐसे, तो ये जो रे है
ये क्या करेगी, फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी भैया, बताएं भाई साहब, फॉलो किसको करेगी? जो भी बैठेंगे सब बोलेंगे एक बार इस वीडियो को देखते समय, किसको फॉलो करेगी? मैंने आपको बताया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ठीक है जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं भाई साहब। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ अब बताएं आप सभी लोग कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, कितने होते हैं? आपका आंसर आ जाना चाहिए कितने। अरे सर दो होते हैं, एक और दो। पहला क्या होता है, पहला होता है कि साहब एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होता है साहब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैं अभी शॉर्ट में लिख देता, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक और क्या था, नॉर्मल, यस नॉर्मल। दीज ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। ओके, तो यदि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यदि इस तरीके से आपकी इनफाइनाइट से रे आती है और इस पॉइंट पर गिर के वापस जाती है, किस पॉइंट पर? अभी तक हमने देखिए फोकस की बात करी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करी, पोल की बात नहीं करी। पोल पे जब गिरेगी तब क्या होगा, वो ये केस बता रहा है। तो पोल पे जब ये गिरेगी तो देखिए इसको मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इंसिडेंट रहे। इसको हम बोल सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रहे, सीधी सी बात है। तो इस केस के हिसाब से हम कह सकते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये जो केस है इसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ये रे फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि यदि ऑब्लिकली यदि ये इस पे इंसिडेंट होती है पी पॉइंट पे, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को कहते हैं एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल आर, जो आपके सामने दिख रहा है बिल्कुल है। और क्या तीनों चीज एक ही प्लेन में है, तो वो भी आपके एक ही प्लेन में अवेलेबल है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट आपको क्लियर बता रहा है। फोर्थ रे डायग्राम आपको बड़ा क्लियर बता रहा है। देखिए अब समझते हैं ऐसा क्यों हो पा रहा है। देखिए जब आप देखिए ये क्या है, यहाँ से कर्व है, कर्व है यहाँ से। आप तो कहेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं कर्विकल सरफेस में, ऐसा तो साहब प्लेन में सुना था, आपने प्लेन में पढ़ाया था, कर्व में तो पढ़ाया नहीं, तो साहब कैसे हो गया? मैं आपको समझाता हूँ। देखिए प्लेन मिरर ये होता है, इस पे हर पॉइंट एक सिमेट्री में जमा हुआ है। मैं इस पॉइंट को आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। इस पे हर पॉइंट एक सिमेट्री पे जमा हुआ है, एक लाइन में जमा हुआ है। तो क्या होता है, कोई भी रेस किसी से आके टकराती है और कोई दिक्कत नहीं, सब अपने अपने जगह पे बैठे हुए हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्फेरिकल सरफेस में ऐसा नहीं है। स्फेरिकल सरफेस में चीजें अलग हैं। स्फेरिकल सरफेस में आप देखेंगे तो पॉइंट्स ना ऐसे जमे हैं, देखिए कर्व की शेप में जमे हैं। पर हमें उससे क्या करना, हमें तो एक पॉइंट से मतलब है। तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट जो है पी पॉइंट, इस पर जो भी पॉइंट है वो कैसा बिहेव कर रहा है पी पॉइंट पे, पॉइंट एज द प्लेन मिरर। मतलब जो बिहेवियर ये यहाँ का जो पॉइंट करेगा वही बिहेवियर ये कर रहा है। इसलिए ये केस पॉसिबल हो पा रहा है स्फेरिकल मिरर में भी, जो कि प्लेन मिरर केस है। सो सिंपल थिंग, क्योंकि हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं इसलिए प्लेन मिरर का केस स्फेरिकल मिरर में सेटिस्फाई कर पा रहा है। सो अब इस केस को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात कर लेते हैं। ये तो आपको कॉनकेव मिरर के लिए है। कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं।
पी हो गया आपका, आपका एफ हो गया, आपका सी हो गया। ऐसे इस पे अगर कोई रे आके गिरेगी ये इस तरीके से, ये आपका ये है, सॉरी इस पे एक्चुअल में पिच आगे की तरफ होगा, ये इधर से नहीं, इधर से नहीं, 2 मिनट, हाँ इस पे बाहर की तरफ से होगा एक्चुअल में, ठीक है, इस पे बाहर की तरफ सरफेस, वो अंदर की तो है नहीं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा इस तरीके से है। तो ये जो है एंगल आई और ये जो है एंगल आर, यहाँ पे क्या होगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ये किस केस के लिए है आपका, ये है आपका 4th केस, और ये क्या कर रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये किसके लिए बनाया आपने, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो ये 4 आपके रे डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको अब तक बताया। पहला तो था यदि आपके रेज प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही हैं तो फोकस में मिलेंगी। दूसरे में था यदि फोकस पे आ रही हैं तो पैरेलल चली जाएंगी। तीसरे पे था यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही हैं तो उसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएंगी। और चौथा ये था कि यदि पोल पर आएंगी तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सो ये आपका हमने बात करी इमेज फॉर्मेशन बाय द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर्स। चल ठीक, अब इसके बाद आप लिख लीजिए इनके यूजेस क्या होते हैं, किनके, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के। तो हेडिंग डाल लेंगे इसके बाद, यूजेस डाल दीजिए, फिर मैं आपको टेबल के फॉर्म में लिखवाता हूँ। और टेबल के फॉर्म में लिखने से बोर्ड में अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। तो कॉनकेव मिरर और एक तरफ आप लिख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर। और इसके रे डायग्राम जो भी आपके सिलेबस में है उसके आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो ग्रुप पे शेयर कर दी जाएंगे, आप उसके बारे में टेंशन ना लें। ठीक है, तो पहला यूजेज लिखें इसका, आप समझते भी चलें लिखते भी चलें। ये 4 मार्क्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके 4 मार्क्स में पूछा जाता है इनकी यूजेस। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस भी, यूजेस भी। ठीक है, लिखें पहला, दे आर यूज इन टॉर्चेस, searchlights and vehicles headlight। आपने देखा होगा जनरली टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और जो व्हीकल्स के हेडलाइट होते हैं उनमें रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं। हमने देखा होगा एक मिरर सामने से लगा होता है, यहाँ बीच में बल्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कुछ रिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं सिल्वर कलर के। वो क्या करते हैं, इस लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ से लाइट आई और रिफ्लेक्ट किया, और टकराई और रिफ्लेक्ट किया, टकराई रिफ्लेक्ट किया, टकराई रिफ्लेक्ट किया। इससे क्या होता है, लाइट की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है। किसकी वजह से, इन रिफ्लेक्टर्स की वजह से। तो इनका इस्तेमाल रिफ्लेक्टर्स की तरह किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्टर्स क्या करते हैं, ये देते हैं टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इन रिफ्लेक्टर्स से हम क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, टू गेट द पावरफुल बीम ऑफ लाइट। इसलिए टॉर्चेस में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स के हेडलाइट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में देखें, देयर आर यूज्ड
used as rear view mirrors in vehicle। व्हीकल्स में रियर व्यू का काम क्या होता है? पीछे के ऑब्जेक्ट्स को दिखाना और पीछे के ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके दिखाना। तो क्या लिखेंगे? टू गेट एन इरेक्ट image and wider field view of traffic as they are कर्व्ड। तो ये क्या करता है? ये रियर व्यू के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रियर व्यू में क्या करता है? ये करता है, ये पीछे के जो इमेजेस हैं उनकी इरेक्ट वैल्यू देता है, मतलब उनको बढ़ा के दिखाता है, और जो पीछे का जो फील्ड है, जो ट्रैफिक का जो फील्ड है, ये उसको बड़ा करके दिखाता है, वाइड करके दिखाता है, जिससे हमको अंदाजा लग जाता है कि पीछे कितना ट्रैफिक है और हम आसानी से गाड़ी चला पाते हैं। अब कैसे हम लोग देख पाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है? कर्व्ड सरफेस होते हैं। इनके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कर्व्ड है, सामने की तरफ से कर्व्ड है। सामने की तरफ से क्या होगा? जब ऐसे सामने से यदि कर्व्ड कोई चीज होगी तो उस पर ज्यादा फील्ड एरिया आएगा, यहाँ पे टकरा के वापस रेस जाएंगे, ज्यादा फील्ड एरिया आएगा। देखिए ऐसे बताता हूँ। यहाँ देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए ये अंदर से है तो इसमें क्या है? एरिया कम आ रहा है, पर देखिए ये क्या है? बाहर निकला हुआ, तो इसमें एरिया क्या है? ज्यादा आ रहा है। अपर्चर बड़ा होता है, इनका अपर्चर बड़ा होता है, सीधा सा आप कह सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये हमको वाइडर व्यू दे पाते हैं, इसलिए इनका यूज हम किस में करते हैं? रियर व्यू मिरर्स में करते हैं, किन में? व्हीकल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखें आप कॉनकेव में। यूज्ड एज शेविंग mirrors to see larger image of। जी हाँ जी, बार्बर शॉप में जब आप नाई की दुकान पे जाते हैं शेविंग बनवाने के लिए, तो वहां पर भी जो मिरर्स यूज होते हैं वहां पर भी जो मिरर्स यूज होते हैं वो कॉनकेव मिरर यूज होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये आपके फेस की जो है लार्जर इमेज दिखाते हैं। आपको अच्छा लगता है, बड़ा सा चेहरा दिखता है, उस पर बड़ी सी दाढ़ी दिखती है, फिर दाढ़ी को जब हटाते हैं तो बड़ा क्लीन शेप दिखता है, तो बड़ा अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है जेंटलमैन वाली। तो वहां पर भी कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर आपके फेस को बड़ा दिखाने के लिए। ठीक है, इसमें थर्ड पॉइंट और लिखें। इसमें तो लास्ट है कॉन्वेक्स में, तो सेकंड पॉइंट लास्ट है, थर्ड और लिखें इसमें। used by the dentists to see the large image of teeth। ठीक है, तो अब देखिए, आप जब डेंटिस्ट के यहाँ गए होंगे दांत दिखाने, या जो भी लोग गए हो या नहीं गए हो, तो वो क्या करता है? आपका जो मुंह है, ये आपका मुंह हो गया भैया, इसमें दांत होते हैं आपके ऐसे, ये इस तरीके से। तो वो डेंटिस्ट क्या करता है? उसके पास एक ऐसा एक छोटा सा औजार होता है। अब उसको देखो, ये देखना है कि यहाँ के दांत खराब है कि नहीं है, या कीड़ा वीड़ा तो नहीं है। तो क्या करेगा? वो ऐसे ही देख लेगा, उसको दिख जाएगा। पर यदि उसको यहाँ का कुछ देखना है कि इधर कुछ कैविटी है कि नहीं दोनों दांतों के बीच में, तो वो ये जो इसके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये तो पूरा का जो है मेटल का बना होता है,
पर इसमें जो मिरर लगा होता है ये कॉनकेव होता है, ये कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है जी। कॉनकेव मिरर क्या करता है, जैसे ही वो आपके दांत के पास इसको लेके जाता है इधर, तो उसको कैविटी ना यहाँ की बड़ी बड़ी दिखना शुरू होती है कि कैविटी कितनी फैल गई है, ज़्यादा फैल गई है, कम फैल गई है। तो ये आपकी कैविटीज़ को बड़ा दिखाने के लिए कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डेंटिस्ट इसको बहुत यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उनको दांत की, आपके टीथ की लार्ज इमेज मिल सके और वो ये पहचान कर सके कि इसमें आपके दांत में किस टाइप का इन्फेक्शन है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो डेंटिस्ट के द्वारा भी इसको बहुत यूज़ किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, लार्ज concave mirrors are used to converge sun rays on a point to produce large amount of concentrated heat in a solar furnace। अब देखिए, आपने सोलार फर्नेस देखी होगी और आपने सोलर वाटर हीटर भी अपने घरों में लगा देखा होगा। तो आपने उसमें देखा होगा कि इस टाइप से कुछ सिमेट्री होती है उसकी सोलार की। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे छतों पे लगा रहता है और इसके अंदर कुछ पाइप्स कुछ रहते हैं। उस पाइप्स में जो है ऐसे पानी भरी रहती है। यहाँ एक आपने गोल सा टंकी देखी होगी, ऐसा कुछ टंकी होती है। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सन आ गया यहाँ से। ठीक है, ये आपका सन है। ठीक है, अब इस सन से क्या होगा, यहाँ पे रेडिएशन आना शुरू होंगे आपके इस पे फर्नेस पे। इसको सोलर फर्नेस या फिर आप कह सकते हैं सोलर हीटर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, सोलर की रेडिएशंस की मदद से पानी गर्म करते हैं। कुछ लोग तो सोलर कुकर में खाना ही बनाते हैं। तो इसकी ये जो ट्यूब्स होते हैं, इसके नीचे हम लोग कॉनकेव मिरर की एक लेयर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो यही करता है जो पहले केस में रिफ्लेक्टर्स कर रहे थे। वो भी क्या करता है, इसको लेता है, इधर पे गिराता है पूरी की पूरी सरफेस पे यहाँ पे, और फिर यहाँ से वापस पहुँचाता है, फिर बुला के फिर यहाँ से। मतलब इसको कैच करने की जो कैपेबिलिटी है हीटर को, इसकी रेस को, वो क्या करता है, कॉनकेव मिरर यहाँ बढ़ा देता है। तो वही तो लिखा है कन्वर्ज। मैंने आपको पिछले क्लास में कन्वर्ज का मीनिंग बताया था। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, बहुत सारी रेज आकर के एक जगह इकट्ठी हो गई, काफ़ी सारी रेज आकर के एक जगह इकट्ठी हो गई। तो ये क्या कर देता है, पूरी की पूरी रेज को उठा करके एक जगह पे इकट्ठा करवा देता है। और यहाँ पे जो भी पानी या जो भी मटेरियल रहेगा वो क्या होता है, हीट हो जाता है। इसलिए ये सोलर हीटर्स में भी इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है। किसका, कॉनकेव मिरर्स का। तो ये कॉनकेव मिरर्स के आपके यूजेस हो गए। एक यूजेस आप कॉन्वेक्स मिरर में और लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट, बिग convex mirrors are used as shop security mirrors to keep eye on the consumers to look for thieves। देखिए, आप दुकानों में गए होंगे तो आपको एक बड़ा सा
मिरर दिखाई दिया होगा जो कि यहाँ से उठा होगा ऊपर के सरफेस से, और इसमें सभी आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको क्या करता है दुकानदार, जैसे मान लीजिए उसकी शॉप है उसकी इतनी बड़ी, ठीक है ना, तो यहाँ उसका काउंटर रखा है या फिर कुछ सामान वामान यहाँ रखा हुआ है उसका, तो वो क्या करता है दुकानदार, इसको यहाँ पे टांग देता है जी, और वो यहाँ पे शॉप पर बैठा रहता है बढ़िया अपने काउंटर पे। आप यहाँ से जाते हैं, सामान वामान देखते हैं, यहाँ कुछ अच्छा लगा तो देख के वापस आपके काउंटर पे, एक कैश काउंटर पे आप इसका पैसा कटा लेते हैं। और यहाँ पर जो जो सेठ बैठा हुआ है, जो दुकानदार बैठा हुआ है, उसकी नज़र सीधे किस पे होती है, इस पे होती है। तो जब भी कोई भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति चोरी करेगा इस दुकान में, तो वो यहाँ से बैठे बैठे यहाँ के व्यक्ति को आराम से कैच कर ले, क्योंकि यहाँ से रे आई और टकरा करके उस पर चली गई, वो उसको दिख गया। तो ये क्यों लगाया गया, ताकि इन सभी कस्टमर्स की, जो भी यहाँ पे ग्रुप में कंज्यूमर्स खड़े हुए हैं, जो कस्टमर्स खड़े हुए, उन सबकी यहाँ पे एक छोटी छोटी इमेज बन जाए और सारे के सारे जो हैं इस कोने पे कवर हो जाएं। और यहाँ से ये जो इसका मालिक होता है वो देख देख क्या करता था, बैठे बैठे सबको वॉच करते रहता है। इसलिए इसका इस्तेमाल हम बड़े कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम शॉप्स में भी करते हैं, ताकि चोरों से बचा जा सके और जो चोरी करते हैं उनसे बचा जा सके। तो शॉप के जो ऑनर्स होते हैं जनरली उनके द्वारा भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। चलिए ओके। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, मिरर फॉर्मूला, कन्वेंशन ऑफ द मिरर। तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी करने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये एंड अप करते हैं इसको हम, ठीक है। फ्रेंड्स, इसमें आपको कोई भी यदि डाउट है, आपको इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश पूरी करेंगे। और जो भी उसके लिए हमको कोई रिसर्च करना पड़े तो वो भी हम करेंगे और इस सर्च करके आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सभी जो इसकी वीडियोस हैं हमारी, वो आपको मिलती रहें, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपको मई से पहले और रिवीजन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ये सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। आराम से आप 10th का एग्जाम दें, आप आराम से साइंस का पेपर इजीली क्लियर कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखें और आप इसको लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ती है, कभी भी कम नहीं होती। आप शेयर कर दें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी देख सकते हैं, सबकी हेल्प हो, मैं यही चाहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखें, उनको भी समझाएं, कोई टॉपिक उनको नहीं आ रहा है तो वो भी हमसे जुड़ें। और जब हम लाइव क्लासेस में न्यूमेरिकल करेंगे तो उनको भी मजा आएगा, अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। उस एग्जाम में उन न्यूमेरिकल्स के बाहर क्वेश्चन जाने वाला है नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें हमारी वीडियोस को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कन्वेंशंस बताएंगे, किस प्रकार से कन्वेंशन लिए जाते हैं मिरर्स में, और मिरर फॉर्मूला और कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने इस वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी हमारे साथ मिलकर बने रहें, खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें। कोई भी डाउट हो तो हमें बताएं, हम आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।